के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत इकाई दो पूरा हम आज कवर करेंगे। तो मैं विद्यार्थी से कहना चाहूँगा, आप भारत का संविधान उद्देशिका जरूर समझें। जब इसको आप समझ जाएंगे तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए है। उसके बाद फिर ये अनुच्छेद है, कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार है, 14 से लेकर के 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि 19 से लेकर के 22 अनुच्छेद तक दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 तक। सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार जो है 29 से लेकर के 30 तक। और है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में है। तो ये जो मौलिक कर्तव्य, इसलिए मैं बताया क्योंकि जो हम टॉपिक पढ़ेंगे तो ये आपको काम आएगा और इस अनुच्छेद को आपको डालना जरूरी है जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, न्याय के संबंध में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। न्याय के अंतर्गत सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले न्याय क्या है। न्याय व्यापक अर्थ में विचार या अवधारणा है कि लोगों को वह मिल सके जिसके वे योग्य हैं। न्याय सभ्य समाजों की आधारशिला है जो निष्पक्षता, समानता और अधिकारों के आदर्शों की प्रतीक है। आगे है अनुच्छेद 38। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में ये बताया गया है, राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने और आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में समानता, असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और सुरक्षित रखने करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। मतलब अनुच्छेद 38 ये बताता है, राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की क्या करेगा, सुनिश्चित न्याय करने का सुनिश्चित करेगा। समान न्याय और मुफ्ती कानून सहित सहायता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A के तहत निहित है। मतलब समान न्याय और एक प्रकार की कानूनी सहायता, मुफ्त कानून सहायता जो है किसके अनुच्छेद के तहत है, 39A के तहत प्रदान किया जाएगा, जो प्रत्येक नागरिक को न्यायपालिका के अधिकारों से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार देता है। मतलब यहाँ पर हमने दो अनुच्छेद देखे, एक है 38 में बताया गया कि सबके समान क्या होगा, सब में न्याय सुनिश्चित होगा। और अनुच्छेद 39A ये बताता है कि हम क्या कर सकते हैं, एक हर व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगा। उसके बाद फिर जब न्याय की बात करते हैं कि न्याय की अवधारणा के संबंध में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है। इससे पहले मैं आपको प्रस्तावना दिखाया था, इसलिए आपको प्रस्तावना पढ़ना जरूरी है। और प्रस्तावना हर स्टूडेंट को, खास करके राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को पता होना चाहिए और हर विद्यार्थी को पता होना चाहिए। न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित है। प्रस्तावना में है न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, आप देखे हैं। इसको सबसे लास्ट में और वाचन कर देंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 17 भी संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय के विचार को दर्शाते हैं। ये सभी अनुच्छेद नंबर 14, 15, 16, 17 ये आप पहले पढ़ लीजिएगा। ये सभी अनुच्छेद संविधान के भाग 3 के तहत शामिल किए गए हैं, जो प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार देता है। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। आगे आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 वितरणात्मक न्याय को परिभाषित करते हैं। वितरणात्मक न्याय का अर्थ उन लोगों के बीच संसाधनों का उचित वितरण है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। ये आप पहले भी देख चुके हैं, जो अभी इससे पहले वाले स्लाइड में। आगे है सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय मतलब सामाजिक न्याय जाति, लिंग, वर्ग, जातीयता और अन्य सामाजिक पहचानों में निहित असमानता को दूर करने का प्रयास है। जो असमानता है जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ग के आधार पर, वो असमानता को पहचानना है और पहचान करके उस असमानता को दूर करने का प्रयास है। यही है सामाजिक न्याय। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास और रोजगार तक पहुंच शामिल है। हमको प्रत्येक व्यक्ति को क्या देना है, शिक्षा देना है, स्वास्थ्य सेवा देना है, आवास देना है, रोजगार देना है। यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी को फलने फूलने का उचित मौका दे, मतलब सभी को बराबरी का मौका देना है। हालांकि प्रणालीगत भेदभाव और विशेषाधिकार अक्सर असमानताओं को बनाए रखते हैं, सामाजिक समानता की और प्रगति में बाधा डालते हैं। जो भिन्न भिन्न प्रकार के भेदभाव वगैरह होते हैं, विशेषाधिकार से संबंधित असमानता होता है, वो क्या करता है, असमानता को बनाए रखता है और ये प्रगति में समानता लाने में दिक्कत करता है और सामाजिक न्याय लाने में भी दिक्कत करता है। सकारात्मक कार्यवाही मतलब अच्छी कार्यवाही, अच्छी सोच के माध्यम से और विविध कार्यक्रम, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसी पहलों को उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय का निवारण करना, समावेशिता को बढ़ावा देना, फिर भी सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए संरचनात्मक बाधाओं को खत्म करना और सहानुभूति, सम्मान और एकजुटता की संस्कृति को बढ़ावा देना आवश्यक है। तभी क्या हो सकता है, सामाजिक न्याय आ सकता है।
अब सामाजिक न्याय के बाद फिर राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय न्याय का मतलब राजनीतिक न्याय राजनीतिक प्रणालियों के भीतर शक्ति, अधिकार और प्रतिनिधित्व के निष्पक्ष वितरण के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब राजनीति में सभी व्यक्तियों को क्या मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, जिससे क्या होगा, राजनीतिक न्याय होगा। लोकतंत्र समानता, जवाबदेही और भागीदारी के सिद्धांतों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, जिससे नागरिक सामूहिक निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। हालांकि मतदाता मतदाता मतलब व्यक्ति दमन, गैरी मैंडरिंग और भ्रष्टाचार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करते हैं। जो मतदाता होते हैं वो निष्पक्ष होकर के मतदान नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार ये सब क्या करते हैं, लोकतंत्र को कमज़ोर करते हैं। हाशिए पर पड़े लोग मतलब ऐसे लोग जिसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये समुदायों को वंचित करते हैं और संस्थानों में विश्वास को खत्म करते हैं। भाई जो कमज़ोर व्यक्ति है वो तो इसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। चुनावी सुधार अभियान, वित्त विनियमन, नागरिक शिक्षा पहल लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करके राजनीतिक प्रभाव तक समान पहुंच सुनिश्चित करके राजनीतिक न्याय को क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। मतलब तात्पर्य ये है कि हर व्यक्ति को चुनाव में खड़ा होने का अधिकार, और वो किसी भी बाधा को पार करके वो सब क्या कर सकता है, वो काम ले सकता है। और यही जो है लोकतंत्र की सुंदरता भी है। और हालांकि कुछ कुछ भ्रष्टाचार आपको दिखाई देगा, लेकिन इसको समाप्त करके सभी तक राजनीतिक प्रभाव को पहुंचाना, यही क्या है, राजनीतिक न्याय है। आगे आता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय मतलब आर्थिक न्याय धन, आय और अवसरों के असमानताओं को संबोधित करता है, जिसका उद्देश्य एक समावेशी अर्थव्यवस्था बनाना है जो समाज के सभी सदस्यों को लाभान्वित करे। मतलब अर्थ की स्थिति मतलब जो धन, रुपया, पैसा, संपत्ति है, प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिले, सही सलामत मिले, और इतना धन का वितरण ऐसा हो जो सभी को समावेशी अर्थव्यवस्था के रूप में एक समाज का क्या हो, निर्माण हो। यही इसका क्या है, उद्देश्य है। पूंजीवाद नवाचार और विकास को बढ़ावा देते हुए अक्सर असमानता को बढ़ाता है। मतलब पूंजीवाद नवाचार, ये जो विकास है, ये क्या करता है, असमानता को अधिकतर बढ़ाता है, जिससे धन कुछ ही लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाता है। प्रगतिशील कराधान, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम और श्रम अधिकार वकालत आर्थिक असमानताओं को कम करते हैं, संसाधनों के अधिक न्यायसंगत वितरण को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त वैश्विक स्तर पर आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट लालच, कॉरपोरेट मतलब बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, वित्तीय अनियमन और वैश्विक व्यापार असंतुलन जैसी प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि धन का समान वितरण होना चाहिए, यही क्या है, आर्थिक न्याय है। लेकिन हम देखते हैं कि बड़े बड़े पूंजीवाद, बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले लोग आते हैं, बड़े बड़े कंपनी के लोग आते हैं, इनके हाथों में क्या हो जाता है, ये जो धन है केंद्रित हो जाता है, जिसके कारण से असमानता फैलती है। इन्हीं को क्या करना है, संसाधनों में न्याय संगत वितरण करने का प्रयास करना, यही क्या है, आर्थिक न्याय है। अब आता है आर्थिक न्याय के बाद फिर ये न्याय वाला जो पाठ है समाप्त होता है। आगे आता है स्वतंत्रता। जो स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और आस्था, उपासना की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, विचार करने की स्वतंत्रता, विश्वास करने, पूजा पद्धति में विश्वास करने की स्वतंत्रता, उपासना पद्धति की स्वतंत्रता, ये सभी स्वतंत्रता इसमें आता है। स्वतंत्रता लोकतांत्रिक समाजों में पोषित एक मौलिक मूल्य है, जिसमें व्यक्तियों को अपने विवेक के अनुसार सोचने, व्यक्त करने, विश्वास करने और पूजा करने की क्या देता है, स्वतंत्रता देता है। यह केवल बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि आत्मनिर्णय और पूर्ति के अवसरों की उपस्थिति है। विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता मानवीय गरिमा के प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती है। विविधता, सहिष्णुता और बौद्धिक अन्वेषण को बढ़ावा देती है। मतलब स्वतंत्रता, भाई विचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने बात को बताने की स्वतंत्रता होना चाहिए, अपनी पूजा पद्धति पर अमल करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इससे क्या होता है, उसकी मानव मनुष्य की गरिमा, उसके गरिमा के साथ साथ उसकी सहिष्णुता, उसकी बौद्धिक अन्वेषण को क्या मिलता है, इससे बढ़ावा मिलता है। विचार करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा में इसकी अभिव्यक्तियों का विश्लेषण करके हम स्वतंत्रता की बहुमुखी प्रकृति और व्यक्तिगत स्वायत्ता और सामूहिक उत्कर्ष के लिए इनके निहितार्थ के बारे में हम क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, पूजा में इसके अभिव्यक्ति विश्लेषण करके इसके निहितार्थ के बारे में हम क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे तो भारतीय संविधान में क्या बताया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का मूल अधिकारों में सम्मिलित है। इससे पहले आप पहले पेज में देख चुके हैं
अनुच्छेद नंबर 19, 20, 21 और 22 क्रमांक धाराएं नागरिकों को बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है सहित 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें 19 में अनुच्छेद 19 में जो बोलने की स्वतंत्रता है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में धारा 19 द्वारा सम्मिलित 6 स्वतंत्रताओं को अधिकार देता है। पहला 19 का वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 का शांतिपूर्ण और निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता, नंबर 19 ग संघ सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, 19 घ भारत के राज्य के क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता, 19 अंग भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, 19 छ कोई भी वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं धारा 19 में मिला है। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22 में शामिल है। उनमें से प्रत्येक लेख कुछ सुरक्षा और अधिकार प्रदान करता है। 19 के बारे में तो हम देख चुके हैं। 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 जो है मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत से बचाता है। अनुच्छेद 21A जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। अनुच्छेद 22 मनमानी और गैर कानूनी कारावास से बचाता है। यदि अगर गलत तरीके से आपको फंसा दिया गया तो उससे आप बच सकते हैं अनुच्छेद 22 से। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द है। और अनुच्छेद 25 से 28 में कहा गया है कि राज्य किसी भी धर्म के पेशे में भेदभाव, संरक्षण या हस्तक्षेप नहीं करेगी। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आस्था विश्वास को मान सकता है और उसमें क्या होगा, किसी प्रकार का हस्तक्षेप जो है हमारा जो सरकार है वो नहीं करेगा। ये 25 से लेकर के 28 संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है। विचार की स्वतंत्रता। अब विचार करने की भी स्वतंत्रता है। विचार की स्वतंत्रता व्यक्तियों की आत्मनिरीक्षण, चिंतन और बौद्धिक जांच में संलग्न होने की स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करती है। बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के आपको क्या करना है, विचार करने की स्वतंत्रता है। ये तो आप देख चुके हैं, अनुच्छेद 19 में है। यह एक जीवंत बौद्धिक संस्कृति की आधारशिला है जो विविध विचारों और दृष्टिकोणों के आदान प्रदान को क्या करती है, सक्षम बनाती है। आगे है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये तो जानते ही हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भाषण, लेखन कला और मीडिया सहित संचार के विभिन्न रूपों के माध्यम से किसी व्यक्ति के विचारों, राय और विश्वासों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता शामिल है। यह लोकतांत्रिक संवाद, सार्वजनिक बहस, जवाबदेही और सामाजिक परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए भी क्या है, आवश्यक है। आगे आता है विश्वास की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के विश्वास को मान सकता है। विश्वास की स्वतंत्रता व्यक्तियों में बिना किसी दबाव या भेदभाव के विविध प्रकार के दार्शनिक, धार्मिक और नैतिक विश्वास रखने की स्वतंत्रता देता है। यह मानवीय गरिमा का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो व्यक्तियों की अपनी मूल्य और विश्व दृष्टि को परिभाषित करने की स्वायत्ता प्रदान करता है। ये आपका 25 से लेकर के 28 अनुच्छेद में आपको मिलेगा। आगे है आस्था की स्वतंत्रता। आस्था की स्वतंत्रता केवल विश्वास के आगे बढ़कर किसी व्यक्ति के विवेक के अनुसार अपने धर्म या आध्यात्मिकता का पालन करने की स्वतंत्रता को शामिल करती है। इसमें अनुष्ठान, समारोह और समुदाय पूजा शामिल है जो व्यक्तियों को अपनेपन और उद्देश्य की भावना प्रदान करती है। आगे है पूजा की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का पूजा पद्धति अपना सकता है। पूजा की स्वतंत्रता व्यक्तियों की सामुदायिक, धार्मिक अनुष्ठान और अभिव्यक्ति में संलग्न होने की स्वतंत्रता से संबंधित है, चाहे वह निजी या सार्वजनिक स्थिति में हो। इसमें अनुष्ठान, समारोह और सभाएं शामिल हैं जो आध्यात्मिक विकास, सामुदायिक एकजुटता और सामूहिक पूजा को बढ़ावा देती है। आगे आता है समानता का अधिकार। अब हम देखते हैं समानता का अधिकार भी हमारे भारतीय संविधान में कहा गया है। तो कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान अनुप्रयोग। कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान अनुप्रयोग लोकतांत्रिक समाज में मूलभूत सिद्धांत है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी व्यक्तियों के साथ कानूनी व्यवस्था द्वारा निष्पक्ष व्यवहार किया जाए। ये सिद्धांत इस धारणा को बनाए रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और न्याय बिना किसी पक्षपात या भेदभाव के किया जाना चाहिए। मतलब तात्पर्य की समानता से तात्पर्य इक्वलिटी, मतलब बराबरी का अधिकार सभी को है और इसमें किसी प्रकार के पक्षपात नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, कोई बड़ा छोटा इसमें नहीं देखा जाएगा। कानून के समक्ष समानता यह दावा करती है कि सभी व्यक्ति, चाहे उनकी स्थिति, धन या शक्ति कुछ भी हो, समान कानूनी अधिकारों और सुरक्षा के हकदार हैं। यह लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला है जो यह सुनिश्चित करती है कि न्याय जाति, लिंग, धर्म, सामाजिक वर्ग जैसे कारकों के प्रति अंधा हो। यह सिद्धांत मनमाने भेदभाव को रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि
कानूनी कार्यवाही निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जानी चाहिए। जो कानूनी कार्यवाही वो बिल्कुल सही तरीके से और निष्पक्ष तरीके से करनी चाहिए, तभी समानता आएगा। कानूनों का समान अनुप्रयोग अनुप्रयोग कानूनों के समान अनुप्रयोग के लिए यह आवश्यक है कि कानूनों को पक्षपात या पूर्वाग्रह के बिना लगातार निष्पक्ष रूप से लागू किया जाए। असमानताओं को दूर करने के लिए पुलिस की जवाबदेही को बढ़ावा देने, सजा संबंधी दिशा निर्देश में सुधार करने और वंचित समुदायों के लिए कानूनी सहायता तक पहुंच को बढ़ाने के लिए प्रयासों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी पेशे के भीतर प्रशिक्षण और विविधता के पहल पूर्वाग्रहों को कम करने और यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है कि समान न्याय के सिद्धांतों को बरकरार रखा जाए। मतलब सभी को सभी प्रकार से न्याय मिलना चाहिए, असमानता दूर होना चाहिए। आगे है भारत में समानता का अधिकार। अब भारत के जो भारतीय संविधान है उसमें समानता का अधिकार के बारे में क्या बताया गया है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान में निहित एक मौलिक अधिकार है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है समाहित है। समानता के अधिकार से संबंधित विस्तृत प्रावधान समाज में न्याय और निष्पक्षता की आधारशिला है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता है। विधि मतलब कानून के समक्ष समानता है, कानून के समक्ष सभी समान है। अनुच्छेद 14 ये बताता है। अनुच्छेद 15 ये बताता है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 बताता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, प्रमोशन में क्रीमी लेयर की अवधारणा, आरक्षण ओनली फॉर ओबीसी। मतलब ये समझना है कि कोई व्यक्ति यदि अगर कोई ऐसा समाज है जो बहुत ज़्यादा प्रगति कर लिया है और उसको लेकिन वो मौका मिल रहा है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसे नहीं है, तो उसको क्या करना, थोड़ा आरक्षण दे करके उसको आगे बढ़ाने का काम करना, उसको मौका देना। तो ये देखिए इस पिक्चर के माध्यम से क्या समझने का प्रयास कीजिए। कोई एक अच्छा ऊंचा है और छोटा है तो उसको क्या कर रहे हैं, हम समान अवसर दे रहे हैं। तो वहीं पर क्या हो रहा है, जो एकदम पहुंच से बाहर है उसको हम थोड़ा और आरक्षण दे करके, उसको स्पेस दे करके, उसको और मौका दे करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ताकि वो उस बड़े तक क्या हो सके, जो ऊंचा व्यक्ति है वहाँ तक वो आ सके। तो यही क्या है, ये अनुच्छेद 16 में यही बताया गया है कि जो आरक्षण है वो आरक्षण जो है स्थिति देख करके, सामाजिक स्थिति देख करके जो पहुँच विहीन समाज है वहाँ तक पहुँचे और उनको क्या करे, उच्च लोगों तक लाने का प्रयास करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो ये जो अवसर की समानता की हम बात करते हैं, तो इसमें इसी अवसर की समानता में जो है अनुच्छेद 16 में यह बताया गया है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी इसके बारे से ये संबंधित है। अनुच्छेद 17 बताता है कि छुआछूत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 बताता है उपाधियों का अंत कर दिया गया है। मतलब ब्रिटिश काल में जो राजा, महाराजा और कुंवर श्री इस प्रकार का जो महाराज, ये जो उपाधियाँ मिलती थी, ये उपाधियाँ अब नहीं मिलता है, नहीं प्रदान किया जाता। अब वही उपाधियाँ मिलती है जो सरकार के इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रदान की जाती हैं। आगे है कानून के समक्ष समानता और कानून के समान अनुप्रयोग की चुनौतियाँ। अब चुनौती क्या क्या है भाई, कानून के समक्ष समानता और कानून के समान अनुप्रयोग के सिद्धांतों के बावजूद कानूनी प्रणालियों के भीतर न्याय और निष्पक्षता प्राप्त करने में कई चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे गरीबी, भेदभाव, शिक्षा तक असमान पहुंच जैसी संरचनात्मक असमानताएं व्यक्ति को अपने कानूनी अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू करने की क्षमता को कमज़ोर कर सकती हैं। मतलब इनके कारण से जो लोग हैं वो समानता उसमें नहीं आ सकती है। इसके अलावा कानून और राजनीति का प्रतिच्छेदन कभी कभी राजनीतिक लाभ के लिए कानून के चयनात्मक प्रवर्तन और हेराफेरी की ओर ले जा सकता है, जिससे कानूनी प्रणाली की अखंडता क्या हो जाती है, कमज़ोर हो सकती है। आगे आता है कानून के समक्ष समानता और कानून के समान अनुप्रयोग को बढ़ावा देने की रणनीतियाँ। अब कानून के समक्ष समानता और कानून के समान अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या योजना हम बना सकते हैं। जैसे कानूनी सुधार उसमें हम कर सकते हैं, ऐसा सुधार कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति उसमें उसका फ़ायदा ना उठा पाए। और सामूहिक सहभागिता, मतलब जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम समाज है, जिसके तक पहुंच नहीं गया है, जो बहुत दिनों से पिछड़े हुए हैं, जिनके तक व्यवस्था नहीं पहुंची है, तो उसको क्या करना, उसको सहभागी के रूप में आरक्षण दे करके उसको लाना और उनको क्या देना, मौका देना कि जिससे वो क्या हो सके, वृद्धि कर सके और अपना विकास कर सके। आगे आता है भाईचारा की बात करते हैं, तो ये फ्रेटर्निटी या भाईचारा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर गरिमा, एकता और अखंडता ये टॉपिक है।
भाईचारा एक व्यापक सिद्धांत है जिसमें गरिमा, एकता और अखंडता शामिल है। यह समुदाय और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता है, सामाजिक सामंजस्य और आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है। भाईचारा व्यक्तियों को उनके परस्पर जुड़ाव को पहचानने और आम भलाई के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। भाईचारे को या बंधुत्व को अपनाने से समाज विभाजन को दूर कर सकता है, और समाज विभाजन इससे क्या होता है, दूर होता है, और अधिक मजबूत, अधिक लचीले समुदायों का निर्माण करता है। लचीला समुदाय, मजबूत समुदाय, इस प्रकार से जो समुदाय है बनता है किस स्थिति में, भाईचारे की स्थिति में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व की बात कही गई है। बंधुत्व यही भाईचारा है, यही फ्रेटर्निटी है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन करता है। मौलिक कर्तव्य, ये हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 51A भी कहते हैं कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को कर्तव्य है कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय और वर्ग विविधता से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को क्या करे, प्रोत्साहन करेगा। तो ये क्या है, भाईचारा है, मतलब मिलजुल के रहना है। आगे आता है गरिमा। गरिमा भाईचारे की नींव है क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्निहित मूल्य को पहचानती है और उसे बनाए रखती है। इसमें सम्मान, निष्पक्षता और समानता के साथ व्यवहार किए जाने का अधिकार शामिल है। गरिमा के लिए लोगों को पहचान, अनुभव और आकांक्षाओं को स्वीकार करना और उनकी पुष्टि करना आवश्यक है। गरिमा को बनाए रखने के लिए सभी रूपों में भेदभाव, पूर्वाग्रह और अन्याय का मुकाबला करना आवश्यक है। भाई अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए थोड़ा भेदभाव हो, उसको पूर्वाग्रह को हटाना, अन्याय का मुकाबला करना और लोगों को शिक्षित करना, ये सब इसमें शामिल होता है, तभी वो गरिमापूर्ण जीवन जीते हैं। आगे आता है एकता। एकता समुदायों की सामूहिक आकांक्षाओं और क्षमता को साकार करने के लिए एकता आवश्यक है। इसमें मतभेदों को पार करना और विविध व्यक्तियों को समूहों के बीच सामान्य आधार खोजना शामिल है। एकता साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहयोग, टीम वर्क और एकजुटता को बढ़ावा देता है। समूह कार्य और एकजुटता को बढ़ावा देता है कौन, एकता। एकता को बढ़ावा देकर समाज जटिल चुनौतियों का सामना करने और सतत विकास प्राप्त करने के लिए अपनी सामूहिक शक्ति का उपयोग कर सकता है। ईमानदारी। अब ईमानदारी भी क्या है, ईमानदारी भाईचारे का नैतिक आधार है जो व्यक्तियों और संस्थाओं को सैद्धांतिक आचरण की ओर ले जाती है। इसमें सभी प्रयासों में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करना शामिल है। ईमानदारी लोगों के बीच विश्वास और आत्मविश्वास पैदा करती है, जिससे रचनात्मक संबंध और प्रभावी शासन संभव होता है। ईमानदारी बनाए रखने के लिए व्यक्तियों को नैतिक मानकों का पालन करना और भ्रष्टाचार, बेईमानी और शोषण का विरोध करना भी क्या है, आवश्यक है। ये ईमानदारी। प्रत्येक व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा को मान्यता देकर विविध समुदायों के बीच एकता और सहयोग को बढ़ावा देकर अखंडता, नैतिकता और उच्चतम सिद्धांतों को कायम रखकर हम एक ऐसा विश्व बना सकते हैं जहां सभी लोग सम्मान के साथ रह सके, एकजुटता के साथ फले फूलें और न्याय और निष्पक्षता के मूल्यों को हम क्या कर सके, कायम रख सके। ये पूरा का पूरा आपका यूनिट 2 है। यूनिट 2 के अंतर्गत ये सब इसमें शामिल होता है। तो मैं विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि सभी विद्यार्थी जो है इसमें मौलिक अधिकार और जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसको ज़रूर वाचन करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये वीडियो समाप्त हो चुका है, लेकिन और विद्यार्थी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जो भारत के संविधान का उद्देश्य का बताता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, देखो न्याय वाला शब्द आ गया, स्वतंत्रता वाला शब्द आ गया, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समानता वाला शब्द आ गया, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और गरिमा वाला शब्द आ गया, ये भी इसमें सम्मिलित है। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता वाला शब्द आ गया। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये संविधान का उद्देश्य का जब आपको पता चल जाएगा, अच्छे से पढ़ लोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि किस कहाँ पर